हाँ जी, स्वागत है आपका। आज की हमारी क्लास ई इनवॉइसिंग। हमने देखा अभी ई वे बिल के दौरान कि ई वे बिल कंपलसरी है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप किसी रजिस्टर्ड को माल बेच रहे हैं या अनरजिस्टर्ड को, और बेच भी रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं बिना बेचे हुए, माल 50,000 से ऊपर है, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। जबकि ई इनवॉइसिंग की कंडीशंस कुछ अलग हैं। ई इनवॉइस का मतलब ये है कि आप अपनी हर एक बी टू बी ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस बनाएंगे। बी टू बी ट्रांजैक्शन में मैंने कहीं मूवमेंट का जिक्र नहीं किया, मैंने कहीं गुड्स का जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गुड्स के लिए बनेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो 50,000 से ऊपर के लिए बनेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप अपने कोई भी गुड्स या सर्विस, चाहे किसी भी वैल्यू की हो, आप चाहे 100 रुपए का बिल बना रहे हैं, 10 रुपए का बिल बना रहे हैं, और वो बिल बी टू बी है, तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो दोनों चीजों में बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में एक और बड़ा डिफरेंस है। ई वे बिल जब हमने बनाया था, तब हमने ये कहा था कि ई वे बिल कौन बनाएगा? जो रजिस्टर्ड है। हमने उसमें और कोई कंडीशन नहीं बताई थी। हमने ये नहीं कहा था कि उस रजिस्टर्ड व्यक्ति की टर्नओवर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ई वे बिल टर्नओवर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ई इनवॉइसिंग टर्नओवर डिपेंडेंट है। ई इनवॉइस अभी फिलहाल, आज डेट है 30 जुलाई 2022, आज के एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से 20 करोड़ प्लस वाले रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए ई इनवॉइसिंग जरूरी है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए। अगर आपकी कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जम्प्ट है, तो आप उसके लिए ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे, फिर चाहे आप बी टू बी माल क्यों ना बेच रहे हो। अगर आप किसी को बी टू बी में नील रेटेड आइटम्स, एग्जाम सर्विसेज, ऐसा कुछ भी दे रहे हैं, तो ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई बी टू सी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आइटम भले ही टैक्सेबल हो, तो भी ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी नहीं है। ई इनवॉइस बनेगा कहां पे? ई इनवॉइस के लिए गवर्नमेंट ने एक और पोर्टल दे दिया, ई इनवॉइस पोर्टल। तो सर कितने पोर्टल दोगे हमें? एक आपने जीएसटी रिटर्न का पोर्टल दे दिया, gst.gov.in। एक आपने ई वे बिल का पोर्टल दे दिया। अब आप कह रहे हो कि ई इनवॉइस का भी पोर्टल देंगे। ठीक है, तो इतने सारे आईडी पासवर्ड कैसे याद रखेंगे? कहते चिंता मत करो, जो ई वे बिल का पासवर्ड था वही ई इनवॉइस की वेबसाइट पे काम कर जाएगा। तो अब ज्यादा पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है, बट उसका पोर्टल अलग होगा। ई इनवॉइस का ई इनवॉइस पोर्टल, इस पोर्टल की वेबसाइट का नाम है e-invoice1.gst.gov.in। ये देखिए, ये पोर्टल कैसा दिखता है। ये पोर्टल भी हमें लगभग ई वे बिल जैसा ही दिखाई देता है, बट फर्क है। ठीक है, यहाँ पे रूल्स इसके दिए गए हैं, यूजर मैनुअल दिए गए हैं, वेब पोर्टल के थ्रू कैसे बनाना है ये अपडेटेड। इसके वीडियोस देखना चाहें वीडियोस देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन के रूप में देखना चाहें प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। पीपीटी ऑन ई इनवॉइसिंग, कि कब कब आपको ई इनवॉइसिंग करनी है, ये पीपीटी देखते हैं। 52 पेज की पीपीटी है, ये डाउनलोड कर रहा हूं मैं, और ये भी आपके ग्रुप में ही डाल दूंगा। वो जैसी आपकी जरूरत हो बेटे।
हाँ, फिर भी डिस्टेंस कितनी दूरी रह गई थी उसी हिसाब से डेट मिलेगी ना आपको। आप 100 किलोमीटर दूर खड़े थे तो आपको 24 घंटे वैलिडिटी मिलेगी, क्योंकि जहां पे आप बदल रहे हैं वहां का पिन कोड और जहां पे जाना है माल वहां का पिन कोड डालना पड़ेगा। फिर आपके शहर का पिन कोड नहीं डलेगा, क्योंकि माल जो मूवमेंट होनी है वो आपके यहाँ से नहीं होनी, अब वो उस पॉइंट से आगे होनी है, कहाँ से कहाँ तक, उसी हिसाब से आपको वैलिडिटी मिलेगी। ये देखिए हमारे पास ई इनवॉइसिंग की पीपीटी अवेलेबल हो गई है। चलिए, ये कब बनेगा? बिल के साथ ही बनेगा। इसको मेले में ले जा रहे हैं उसके इसमें कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी में माल रख के ले जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, जब माल बिक गया तभी बनना है। ठीक है, ये लीजिए। सप्लायर आईआरपी, आईआरपी है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसको हम ई इनवॉइस पोर्टल बोल रहे हैं, उस पोर्टल का नाम आईआरपी है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आप जब भी बिल बनाएंगे सबसे पहले पोर्टल पे भेजेंगे, पोर्टल से वापसी आपके पास वो बिल साइन होके आएगा और उसको एक कोड लग के आएगा, उसको एक ई इनवॉइस का नंबर मिल के आएगा वहां से। आपका बिल नंबर अलग होगा और उनका ई इनवॉइस नंबर अलग होगा। जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर को आईआरएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईआरएन। आईआरएन का मतलब होता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये 64 डिजिट का एक कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड 64 डिजिट्स का। ठीक है, अब वो 64 डिजिट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पोर्टल जब हमारे पास वो 64 डिजिट की इंफॉर्मेशन भेजता है उसके साथ एक क्यूआर कोड भी भेज देता है। उस क्यूआर कोड से उसको डी कोड करना आसान हो जाता है, हम अपने मोबाइल से क्यूआर स्कैनर से उसको स्कैन करके उसको डी कोड कर सकते हैं। ये सीजीएसटी रूल्स के अंदर 48(4) रूल के अंदर ये चीजें मेंशन की गई हैं कि आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भेजना है, अपलोड करना है, और वहां से आपको एक आईआरएन मिल जाएगा। आईआरएन लेने के बाद ही आप उस माल को भेजेंगे। ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे बिल बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे बिल नहीं बना रहे हम, बिल हम अपने सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं। हम सिर्फ उस बिल की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं और गवर्नमेंट से वो बिल ऑथेंटिकेट रजिस्टर करवा रहे हैं। हाँ जी, ये वाला बिल है मेरा, साइन कर दो। ठीक है, तो वो बिल वहां नहीं बन रहा, बिल तो हमारे सॉफ्टवेयर में ही बन रहा है। अब जो उसकी टर्नओवर है उस लिमिट को क्रॉस करनी चाहिए तभी एप्लीकेबल है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये वाले सेक्टर्स को नहीं बनाना, जो SCZ वाली यूनिट्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो है उनको नहीं बनाना। इंश्योरेंस वाले बीमा बेचते हैं, बीमा कंपनियों को नहीं बनाना। सर्विस है ना, वैसे तो बनता है बाकी सर्विसेज के लिए, इंश्योरेंस वालों को छूट दी गई है, बैंकिंग वालों को छूट दी गई है। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टर्स को छूट दी गई है जो जीटीए सर्विस के तहत आते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आप बस में बच्चों को लोगों को इधर से उधर ढोते हैं, हरियाणा रोडवेज एग्जम्प्टेड है इससे। मल्टीप्लेक्स सिनेमा एडमिशंस, वो भी इससे एग्जम्प्ट किए गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का बनेगा? आपके बिल का बनाना है, क्रेडिट नोट का बनाना है, और डेबिट नोट का बनाना है। ठीक है, कौन कौन सी सप्लाईज का बनाना है? अगर आप B2B सप्लाई करते हैं सभी B2B इनवॉइसेस का बनेगा। SCZ की सप्लाईज, मतलब अगर आप SCZ को माल बेच रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो उसका बनेगा। बट SCZ कोई सेवाएं दे रहा है तो उसका नहीं बनेगा, कुछ गुड्स दे रहा है नहीं बनेगा। एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी बनाना है। डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो भी बनाना है। डीम्ड एक्सपोर्ट होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को माल दे रहे हैं जो आगे उसको एक्सपोर्ट करेगा, वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, B2C सप्लाईज के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमने मोटे तौर पे इसको डिस्कस किया। अब इसका फ्लो क्या है देखो,
सप्लायर अपना बिल बनाएगा और उसको आईआरपी पे भेजेगा, आईआरपी वापस सप्लायर के पास जानकारी भेजेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब जब आपको अपना बिल बनाने के बाद जीएसटी R1 भरनी होती है, तो R1 भरने के बाद आपके बिल की जानकारी सामने वाली पार्टी के 2A में जाती है। कब जाती है? जब आप अपनी R1 फाइल करते हो। अब ये वाला जो जीएसटी पोर्टल है, ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ये आपके जीएसटी पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है बैकएंड में। जैसे ही आपने अपना एक बिल बनाया, पोर्टल पे भेजा, उसने आपको वापसी एक क्यूआर कोड दे दिया और कह दिया कि हाँ आपका ये बिल हमने रजिस्टर कर लिया है, आपको एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, आईआरएन नंबर, तो तुरंत उसी समय पे ये जानकारी आपके जीएसटीआर 1 में भी दिखाई देने लग जाएगी, और जिस कस्टमर ने वो माल खरीदा है उसके जीएसटीआर 2A में भी दिखाई देने लग जाएगी। कितना बढ़िया सिस्टम हो गया। पहले उस बंदे को 40 दिन इंतजार करनी पड़ती थी बिल के बाद, क्योंकि जब तक पूरा महीना खत्म नहीं होगा आप उसके पोर्टल पे डिटेल नहीं डालोगे जीएसटीआर 2A, तब तक वो डाउटफुल रहता था, पता नहीं ये सप्लायर कैसा है, मुझे इसको माल खरीदे का इनपुट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अब तुरंत बिल बनते ही आपके पोर्टल में R1 में एंटर हो गया और सामने वाले के 2A में एंटर हो गया। तो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर टैक्स की चोरी की संभावनाएं कम हो गई, आपकी लेबर कम हो गई, आपके मार्केट में पैसे रुकने की संभावना कम हो गई। तो इन चीजों के चलते हुए ये कितना बेनिफिशियल सिस्टम बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2020 के अंदर ये सिस्टम पहले 500 करोड़ वाले लोगों के लिए ऊपर के लिए एप्लीकेबल किया था, ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरीके से ये काम करता है और हमारे जो सप्लायर्स हैं वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। उस रिस्पॉन्स को जब गवर्नमेंट ने देखा कि 500 करोड़ में बढ़िया कामयाब हो गया है, तो उन्होंने उसकी लिमिट 1 जनवरी 21 को रिड्यूस करके 100 करोड़ कर दी। 100 करोड़ करते ही ज्यादा लोग उसके दायरे में आ गए, और फिर 3 महीने उनको भी चेक किया, अपने पोर्टल को भी चेक किया कि हमारा पोर्टल सही तरीके से लोड को सहन कर पा रहा है कि नहीं, और जो सिस्टम हमने बनाया था वो सिस्टम काम कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को ये लिमिट घटा के 50 करोड़ पे ले आए। अब ये इन्होंने हर क्वार्टर में लिमिट चेंज करनी थी, बट क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था तो और परेशान करना नहीं चाहते थे, इन्होंने इसको पूरे 1 साल के लिए 50 करोड़ के ऊपर ही रखा। और अब इस 1 अप्रैल 2022 को ये लिमिट रिड्यूस करके 50 करोड़ से 20 करोड़ पे ले आए हैं। और अभी पिछली जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होनी थी, उस समय पे ये डिसीजन हो रहा है कि इस लिमिट को घटा के अब हमें 5 करोड़ पे लाना है। ये देखो आपके सामने एक 64 डिजिट का कोड लिखा है। इस तरीके से किसी भी इनवॉइस को इस टाइप से एक आईआरएन नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये 64 डिजिट के कोड को पढ़ना ही अपने आप में मुश्किल हुआ पड़ा। इसलिए इसको क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये देखो इस टाइप का एक क्यूआर कोड प्रिंट होगा आपके बिल के ऊपर, ये प्रिंट होना कंपलसरी है। इस क्यूआर कोड से कोई भी बंदा इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या क्या जानकारी छुपी हुई है, किसने किसको क्या कब भेजा, ये सब जानकारी इसके अंदर कैप्चर की जाती है। इस तरीके से हमारा ई इनवॉइसिंग सिस्टम पोर्टल के थ्रू काम करता है। ओके, अब हम एक बार टैली में देख लेते हैं कि टैली इसको कैसे हैंडल करता है। F11 में जाइए, जीएसटी में जाइए, और यहां सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अगर आपको 20 करोड़ से ऊपर पार्टी है तो अभी आप इसको यस करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि कब से एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ आपने बताया कि मैं माल हमेशा हिसार से भेजूंगा। ठीक,
आपके ई इनवॉइस पोर्टल के ऊपर सिर्फ 3 दिन का डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है गवर्नमेंट के पास। अगर आप 3 दिन से पुराना कोई ई इनवॉइस प्रिंट करना चाहेंगे तो वो फैसिलिटी गवर्नमेंट पोर्टल पे नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं वहां से। अब कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई भी बिल B2B के लिए इनवॉइस बनेगा, वो B2B का इनवॉइस अगर गुड्स का हुआ और 50,000 से ऊपर का हुआ तो उसका ईवे बिल भी बनेगा। तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या मैं आपके ई इनवॉइस के साथ साथ ईवे बिल का डेटा भी यहीं से ही ईवे बिल की वेबसाइट पे भेज दूं क्या? कहते हैं हाँ भेज दो, मेरा ई इनवॉइस भी बना दो और मेरा ईवे बिल भी बना दो। तो ये दोनों चीजें आप इकट्ठी एक साथ जनरेट कर सकते हैं। कैसे होगा ये देखिए। अब हम एक बारी फिर से उसी आधार वाले की सेवाएं लेते हैं। ये इसको हमने ऐसे सिलेक्ट किया, हमने फिर एक बारी फर्नीचर ले लेते हैं क्योंकि सर्विस का बिल होगा तो ई वे बिल नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए अभी हमारे से 50,000 से ऊपर के गुड्स हो गए इसलिए पूछ रहा है। यहाँ पे डिटेल बताइए, ये डिटेल बताई, डिटेल मिसिंग है। चलिए हमने बताया रोड पे HR 32 कोई बात नहीं। ये आप देखिए, ये इस तरीके से जैसे आप डिटेल फिल करेंगे वो पूछ रहा है ईवे बिल और ई इनवॉइस दोनों बना दूं क्या? हमने इसको कहा यस, तो यस कहते ही ये हमारे से वही API पासवर्ड मांग रहा है। API पासवर्ड हमने ईवे बिल पोर्टल पे लॉगिन करके बनाया था, और API पासवर्ड आप चाहे ईवे बिल पे लॉगिन करके बना लो और चाहे आप GST इसके ई इनवॉइस पोर्टल पे IRP बोलते हैं जिसको, उन दोनों में से कहीं भी जाके आप API यूजर क्रिएट कर लो, वो सेम यूजर दोनों पे काम कर जाएगा, ईवे बिल और ई इनवॉइस के लिए। ठीक है, हाँ जी, दोनों पोर्टल के लिए सिंगल काम कर जाएगा। अब देखिए ये ईवे बिल, ये ई इनवॉइस दिखता कैसे है जो टैली से प्रिंट होता है, वो मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। अभी टैली कंपनी की तरफ से मेरे पास जितने भी बिल आते हैं, चाहे वो 200-250 रुपए की सबसे छोटी आइटम है जो हम टैली से खरीदते हैं, एड ऑन्स 240 रुपए का एड ऑन होता है प्लस GST। ये देखिए टैली से जो भी बिल आते हैं वो इस तरीके से, ये इस टाइप से बिल बन के आता है। ये जो QR कोड लगाया गया है, ठीक है, ये इस तरीके का QR कोड, और ये देखो ये आपका IRN नंबर, ये 64 डिजिट अगर मैं आपको पढ़ने के लिए कह दूं तो आप पढ़ने में भी 10 मिनट लगा दोगे। क्यों? 4 अंक बोलते ही फिर आपको लगेगा कि डिस्टर्ब हो गया, दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और यही पूरी जानकारी इसी कोड के अंदर छुपी हुई है। और ये तो था जो टैली कंपनी मुझे बिल भेज रही है, और टैली से कैसा बिल जनरेट होता है वो आप ये देखिएगा। ये हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये उनकी बिलिंग है। ये देखिए ये टैली से जनरेट होने वाला बिल, आपने अभी तक इतना बिल देखा है, ऐसा जनरेट होता है। अब इसने क्या किया, उसी बिल के पुश करके ऊपर से जगह निकाल ली थोड़ी सी, और उसके ऊपर ही आपका IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और QR कोड प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से टैली आपको हेल्प करता है, सीमलेसली कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप टैली के अंदर से ही ईवे बिल, ई इनवॉइस बना सकते हैं बिना इन पोर्टल्स पे गए हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाने में हेल्प करता है, कैंसलेशन, एक्सटेंड करना, वो सारी फैसिलिटीज टैली के अंदर हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी हम यहीं खत्म करते हैं। तो ये अपना मेल पे आपका आया हुआ है, टैली ग्रुप में सेंड कर देना, एक बिल की कॉपी मैं डाल दूंगा उसमें।
अनरजिस्टर्ड को माल दे रहा है इनवॉइस वाला, तो जरूरी नहीं है सर। अगर अनरजिस्टर्ड को माल दे रहा है तो नहीं बनेगा बेटे, सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए ही बनाना है। अनरजिस्टर्ड के लिए ऊपर ये लागू नहीं होता है, B2B के लिए है, B2C के लिए नहीं है। ये देखिए, सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन है कि आपके उस ई इनवॉइस के ऊपर QR कोड प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, ये सबकी सुविधा के लिए। देखो सरकार को क्या फायदा हो गया कि अब आपने जो अपना बिल एक बार इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब फर्जीवाड़ा खत्म। आपके कस्टमर को क्या फायदा, अब उसको गारंटी हो गई कि अब आपने बिल पोर्टल पे शो कर दिया तो मेरे को इनपुट आराम से मिल जाएगा। आपके लिए क्या सुविधा हो गई कि अब मेरी जो GSTR1 बनानी थी उसके जो मेरे को बिल अपलोड करने पड़ते हैं पोर्टल पे, चलो जितनों का इनवॉइस कट गया वो तो अपलोड हो ही गए, और अब मेरी पेमेंट नहीं रुकेगी। अब क्योंकि मेरी सेल उस पर अपलोड हो गई है, मेरे कस्टमर को उसका GSTR2A के अंदर बिल दिखाई दे गया है, अब वो टैक्स के चक्कर में मेरी पेमेंट रोकने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो कई कस्टमर्स क्या करते थे, पहले R1 फाइल करो जी, उसके बाद टैक्स की पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक बात थी। तो इस चीज का सॉल्यूशन इस रास्ते से निकल गया, सरकार भी खुश, कस्टमर भी खुश, सप्लायर भी खुश, हर तरफ खुशी का माहौल है। ठीक है, तो आज आपका कोर्स इसी के साथ समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप आज से कुछ महीने पहले हमारे पास आए थे एक उम्मीद के साथ, आज आप यहां से विदा होंगे एक और नई उम्मीद के साथ। ठीक है, हम हमेशा आपके साथ हैं, कभी भी आपको हमारी जरूरत महसूस हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा। देखिए, कुछ चीजें, कुछ टूल्स मैं आपको ऐसे देना चाहता हूं जो हमेशा के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये देखिए टूल क्या है, ये tellysolutions.com के ऊपर एक हेल्प नाम से वेबसाइट बनी। help.tellysolutions.com पे आप क्लिक करेंगे तो एक ये ऐसी वेबसाइट खुल जाती है जिसमें टैली के सभी टॉपिक्स की जानकारी दी गई है। ठीक, आपके मन में जो भी सवाल है आप यहां लिखिए, उससे जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक होगा वो आपके सामने होगा। आपने कहा ई इनवॉइस, ठीक, ई इनवॉइस के बारे में, ये अब आपको ई इनवॉइस के बारे में बता देगा। सॉरी, क्लिक हो गया कहीं और। रीजन फॉर रिजेक्शन, क्यों रिजेक्शन होती है, वाइटल एरर्स क्या हैं, इनवॉइस के दौरान एरर क्या हैं, ई-वे बिल के दौरान क्या क्या एरर आ सकती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बताता है। ठीक है, आप जो भी टॉपिक यहाँ लिखेंगे उससे संबंधित आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसमें टैली ERP की सपोर्ट भी है, टैली प्राइम की सपोर्ट भी है। ठीक है, इससे दोस्ती बना के रखिएगा। और एक और वेबसाइट है blogs.tellysolutions.com। ये ब्लॉग्स लिखे जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसमें GST से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे काफी कुछ मिलेगा। आपने कहा मुझे रिवर्स चार्ज के बारे में जानना है, तो आप रिवर्स चार्ज डाल दीजिए, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कहता है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। GST रेट ऑन लेबर चार्जेस क्या है, कंपोजिशन स्कीम से जुड़े हुए क्या क्या सवाल आमतौर पे कस्टमर पूछता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। ठीक है, आपको रिवर्स चार्ज का टैक्स कब पे करना है, ऐसे ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, हमारे कस्टमर के मन में आएंगे, हमारे एम्प्लॉयर के मन में आएंगे। तो हमारे पास अगर सही सटीक जानकारी होगी तो हम उन चीजों को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये blogs.tellysolutions एक बड़ी ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर
आपको कानूनी जानकारी उपलब्ध कराता है। आमतौर पे जब आप किसी भी लॉ एक्ट को पढ़ते हैं, किसी सीए की किताब उठा के देखिएगा, जब आप उस एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बारी बारी बात लिखने की बजाय ना वो सेक्शन नंबर बहुत ज्यादा घुसा देते हैं। एज पर सेक्शन 17(5) आर्टिकल ये आर्टिकल वो नंबर लिखा रहेगा और उसको पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आम आदमी के लिए उसका सार चाहिए, हमें उसके आर्टिकल नंबर याद नहीं रखने हैं, सेक्शन नंबर, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। सीए वकील है हमारा, उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को हमारे केसेस उसी ने लड़ने हैं मार्केट में। जब हमारा कोई डिस्प्यूट होगा या हमारी कोई गवर्नमेंट के साथ भी लड़ाई होगी तो वो हमारी बातों को सही साबित करने के लिए उन सेक्शंस का सहारा लेगा। ठीक है, देखो जी कानून में तो ये लिखा है, आप ऐसे ही हमारे को खाम में परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर जानकारी मिलती है कि उस टॉपिक का मतलब क्या है। तो ये चीजें बहुत पॉपुलर हुई जब जीएसटी लागू हुआ, ये ब्लॉग्स तभी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है जिसको मैं अक्सर फॉलो करता हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूट्यूबर बन गए जीएसटी आने के बाद, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टॉपिक था जो किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उन्होंने ये कंसल्टीज, ये इनका नाम है शेफाली गिरधरवाल, इनका चैनल मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है, 290 के सब्सक्राइबर हैं और 623 वीडियोस लोडेड हैं इनके पोर्टल पे। ये किसी भी टॉपिक को 4-4, 5-5, 8-8 मिनट के वीडियोस बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। शेफाली गिरधरवाल एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत अच्छे लेवल पे एक अपनी फर्म बना के काम कर रही हैं। इनके चैनल के ऊपर आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस के अंदर देखो, जैसे कि आपके सामने आ गया बाय चांस, जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट, किस तरीके का इनवॉइस होना चाहिए। ये देखिए सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है, इस 7 मिनट के वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं ये। इनवॉइस का फॉर्मेट अगर आप चाहें तो हम आपको मेल पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारा इनवॉइस जीएसटी पहले स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, लगता है कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको जो आपके इनवॉइसेस हैं वो आपके कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर में होने चाहिए। सीरियल नंबर के साथ में आप इनवॉइस पे चाहो तो ईयर मेंशन करते हैं साथ में जिनको आप सप्लाई करते हैं। आप इसे भी यूनिट में एक जीएसटी का बिल बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, हमने टाइम टू टाइम डिस्कस किया है। पार्टी का जीएसटी नंबर लिखना बहुत जरूरी है, आइटम का HSN कोड लिखना बहुत जरूरी है, टैक्स लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपका जो इनवॉइस का नंबर था वो 16 अंकों से बड़ा नहीं होना चाहिए। इनवॉइस नंबर के अंदर आपके इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही बिल नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये इनको अगर आप सुनते हैं, देखो ये मैंने पहले नहीं दिखाया आपको, आज दिखा रहा हूं। आज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि पहले हमें एक बार उस फील्ड की थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी आवश्यक थी। आज आप जीएसटी से जुड़े सभी टॉपिक, सभी चीजों के बारे में चाहे थोड़ा भले ज्यादा कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए आपका कोर्स आज समाप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो गए। लर्निंग जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर जिस दिन आपकी लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो गया उस दिन आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब आप नया सीखना बंद कर देंगे तो आज के बाद जो घटित होगा वो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये सृष्टि एक ही चीज पे चलती है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन 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 ही संसार का नियम है। हर रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, आपको उसके साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। पुरानी जो चीजें हैं वो भी अभी आप डिटेल में नहीं जानते हैं,
उन चीजों के ऊपर भी समय लगाइए और अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। फिजूली चीजों में, फिजूली वीडियोस में अपना समय खराब करने की बजाय आप लोगों को सही दिशा में समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि आप अपने तलवार में धार ला सकें, पैनापन ला सकें। आपकी जो नॉलेज है वही आपकी तलवार है, ठीक है, जिससे आप अज्ञान की बेड़ियां काट सकते हैं और औरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो अब आप बिल्कुल तैयार हैं मार्केट में जाके काम करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस संभालने के लिए। और जो लोग सीए हैं या कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए एक रास्ता और खुलता है, वो है जीएसटी प्रैक्टिशनर का। जीएसटी पोर्टल पे जाके आप अपने आप को जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर करके उसके जो प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट हैं वो टेस्ट देके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, और उसके बाद आप एक प्रैक्टिसिंग जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। ठीक है, आपका नाम गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर भी दिखाई देगा। एक बहुत बड़ी बात होती है, ले मेरे बारे में चेक करना है मैं वैलिड हूं कि नहीं हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं कि नहीं हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके मेरा नाम सर्च कर लेना, ये मुझे कोड मिला हुआ है, ये कोड सर्च कर लेना। तो उससे एक पूरा विश्वास बनता है आपके प्रति कि हाँ आप एक क्वालिफाइड पर्सन हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस सोच के साथ यहाँ पे आए थे, हमने पूरा प्रयास किया है कि हम उसको पूरा करें। ऑल द बेस्ट। कहीं भी जरूरत लगे तो आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक्स अ लॉट।